हिंदू विवाह अधिनियम 1955 1955 का अधिनियम क्रमांक 25 हिंदुओं के विवाह से संबंधित विधि को संशोधित और संहिताबद्ध करने के लिए अधिनियम भारत गणराज्य के छठे वर्ष में संसद द्वारा निम्नलिखित रूप से यह अधिनियमित हो। प्रारंभिक 1. संक्षिप्त नाम और विस्तार 1. यह अधिनियम हिंदू विवाह अधिनियम 1955 कहा जा सकेगा। 2. इसका विस्तार जम्मू कश्मीर राज्य के सिवाय संपूर्ण भारत पर है और यह उन राज्य क्षेत्रों में जिन पर इस अधिनियम का विस्तार है अधिवसित उन हिंदुओं को भी लागू है जो उक्त राज्य क्षेत्रों के बाहर हो। 2. अधिनियम का लागू होना 1. यह अधिनियम लागू है क ऐसे किसी भी व्यक्ति को जो हिंदू धर्म के किसी भी रूप या विकास के अनुसार जिसके अंतर्गत वीरशैव, लिंगायत अथवा ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज या आर्य समाज के अनुयायी भी आते हैं, धर्मतः हिंदू हो। ख ऐसे किसी भी व्यक्ति को जो धर्मतः जैन, बौद्ध या सिख हो, तथा ग ऐसे किसी भी अन्य व्यक्ति को जो उन राज्य क्षेत्रों में जिन पर इस अधिनियम का विस्तार है अधिवसित हो और धर्मतः मुस्लिम, क्रिश्चियन, पारसी या यहूदी न हो, जब तक कि यह साबित न कर दिया जाए कि यदि यह अधिनियम पारित न किया गया होता तो ऐसा कोई भी व्यक्ति एतस्मिन उपबंधित किसी भी बात के बारे में हिंदू विधि या उस विधि के भाग रूप किसी रूढ़ि या प्रथा द्वारा शासित न होता। स्पष्टीकरण निम्नलिखित व्यक्ति धार्मिक रूप से जैसा भी मामला हो हिंदू, बौद्ध, जैन या सिख है। क कोई भी अपत्य, धर्मज या अधर्मज जिसके माता पिता दोनों ही धर्मतः हिंदू, बौद्ध, जैन या सिख हो। ख कोई भी अपत्य, धर्मज या अधर्मज जिसके माता पिता में से कोई एक धर्मतः हिंदू, बौद्ध, जैन या सिख हो और जो उस जनजाति, समुदाय, समूह या कुटुंब के सदस्य के रूप में पला हो जिसका वह माता या पिता सदस्य है या था, तथा ग कोई भी ऐसा व्यक्ति जो हिंदू, बौद्ध, जैन या सिख धर्म में संपरिवर्तित या प्रतिसंपरिवर्तित हो गया हो। 2. उपधारा 1 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी इस अधिनियम में अंतर्विष्ट कोई भी बात किसी ऐसी जनजाति के सदस्यों को जो संविधान के अनुच्छेद 366 के खंड 25 के अर्थ के अंतर्गत अनुसूचित जनजाति हो, लागू न होगी जब तक कि केंद्रीय सरकार शासकीय राजपत्र के अधिसूचना द्वारा अन्यथा निर्दिष्ट न कर दे। 3. इस अधिनियम के किसी भी प्रभाग में आए हुए हिंदू पद का ऐसा अर्थ लगाया जाएगा मानो उसके अंतर्गत ऐसा व्यक्ति आता हो जो यद्यपि धर्मतः हिंदू नहीं है तथापि ऐसा व्यक्ति है जिसे यह अधिनियम इस धारा में अंतर्विष्ट उपबंधों के आधार पर लागू होता है। 3. परिभाषाएं इस अधिनियम में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो। का रूढ़ि और प्रथा पद ऐसे किसी भी नियम का संज्ञान कराते हैं जिसने दीर्घकाल तक निरंतर और एकरूपता से अनुपालित किए जाने के कारण किसी स्थानीय क्षेत्र, जनजाति, समुदाय, समूह या कुटुंब के में विधि का बल अभिप्राप्त कर लिया हो। परंतु ये तब जबकि वह नियम निश्चित हो और युक्तियुक्त या लोकनीति के विरुद्ध न हो, तथा परंतु यह और भी कि ऐसे नियम की दशा में जो एक कुटुंब को ही लागू हो, उसकी निरंतरता उस कुटुंब द्वारा बंद न कर दी गई हो। ख जिला न्यायालय से अभिप्रेत है ऐसे किसी क्षेत्र में जिसके लिए कोई नगर सिविल न्यायालय हो, वह न्यायालय और अन्य किसी क्षेत्र में आरंभिक अधिकारिता का प्रधान सिविल न्यायालय तथा इसके अंतर्गत ऐसा कि भी अन्य सिविल न्यायालय आता है जिसे राज्य सरकार शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम में व्यवहृत बातों के बारे में अधिकारितायुक्त विनिर्दिष्ट कर दे। ग पूर्ण रक्त और अर्धरक्त
कोई भी दो व्यक्ति एक दूसरे से पूर्ण रक्त से संबंधित तब कहे जाते हैं जबकि वे एक ही पूर्वज से एक ही पत्नी द्वारा अवजनित हो, और अर्ध रक्त से तब जबकि वह एक ही पूर्वज से किंतु भिन्न पतियों द्वारा अवजनित हो। विहित से अभिप्रेत है इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित। आय सपिंड नातेदारी जब निर्देश किसी व्यक्ति के प्रति हो तो माता के माध्यम से उसकी ऊपरली ओर की परंपरा में तीसरी पीढ़ी तक, जिसके अंतर्गत तीसरी पीढ़ी भी आती है, और पिता के माध्यम से उसकी ऊपरली ओर की परंपरा में पांचवी पीढ़ी तक, जिसके अंतर्गत पांचवी पीढ़ी भी आती है, जाती है, हर एक दशा में वंश परंपरा संपृक्त व्यक्ति से, जिसे पहले पीढ़ी का गिना जाएगा, ऊपर की ओर चलेगी। दो व्यक्ति एक दूसरे के सपिंड तब कहे जाते हैं जबकि या तो एक उसमें से दूसरे का सपिंड नातेदारी की सीमाओं के भीतर पूर्व पुरुष हो या जबकि उनका ऐसा कि एक ही पारंपरिक पूर्व पुरुष निर्देश उनमें से जिस किसी के भी प्रति हो, सपिंड नातेदारी की सीमाओं के भीतर हो। 7 प्रतिशत नातेदारी की डिग्रियों दो व्यक्ति प्रतिशत नातेदारी की डिग्रियों के भीतर कहे जाते हैं। यदि एक उनमें से दूसरे का पारंपरिक पूर्व पुरुष हो, या यदि एक उनमें से दूसरे के पारंपरिक पूर्व पुरुष या वंशज की पत्नी या पति रहा हो, यदि एक उनमें से दूसरे के भाई की या पिता अथवा माता के भाई को या पितामह अथवा पितामही के भाई की या मातामह अथवा मातामही के भाई की पत्नी रही हो, या यदि वे भाई और बहन, ताया, चाचा और भतीजी, मामा और भांजी, फूफी और भतीजा, मौसी और भांजा या भाई बहन के अपत्य, भाई के अपत्य अथवा बहन बहन के अपत्य हो। स्पष्टीकरण खंड और के प्रयोजनी के लिए नातेदारी के अंतर्गत आती है। 1 पूर्ण रक्त की नातेदारी तथैव अधर्मज रक्त की नातेदारी। 11 धर्मज रक्त की नातेदारी तथैव अधर्मज रक्त की नातेदारी। रक्तजन्य नातेदारी तथैव दत्तक नातेदारी। 4 अधिनियम का अध्यारोही प्रभाव इस अधिनियम में अभिव्यक्त रूप से अन्यथा उपबंधित के सिवाय और उन खंडों में नालेदारी संबंधी सभी पदों का अर्थानुसार लगाया जाएगा। हिंदू विधि का कोई ऐसा शास्त्र वाक्य, नियम या निर्वाचन या उस विधि को आगरूप को भी रूढ़ी या प्रथा जो इस अधिनियम के प्रारंभ के अव्यहित पूर्व प्रवृत्त रही हो, ऐसे किसी भी विषय के बारे में जिसके लिए इस अधिनियम में उपबंध किया गया है, प्रभावहीन हो जाएगी। इस अधिनियम के प्रारंभ के अव्यवहित पूर्व प्रवृत्त कोई भी अन्य विधि वहां तक प्रभावहीन हो जाएगी जहां तक कि वह इस अधिनियम में अंतर्विष्ट उपबंधों में से किसी से भी असंगत हो। हिंदू विवाह। 5 हिंदू विवाह के लिए शर्तें। 2 हिंदुओं के बीच विवाह अनुष्ठापित किया जा सकेगा यदि निम्नलिखित शर्तें पूरी हो जाएं, अर्थात 1 विवाह के समय दोनों पक्षकारों में से न तो वर की कोई जीवित पत्नी हो और न ही वधू का कोई जीवित पति हो। विवाह के समय दोनों पक्षकारों में से कोई पक्षकार चित विकृति के परिणामस्वरूप विधिमान्य संपत्ति देने में असमर्थ न हो, या विधिमान्य संपत्ति देने में समर्थ होने पर भी इस प्रकार के या इस हद तक मानसिक विकार से पीड़ित न रहा हो कि वह विवाह और संतानोत्पत्ति के लिए अयोग्य हो, या उसे उन्मत्तता XXX का बार बार दौरा न पड़ला हो। विवाह के समय वर ने 21 वर्ष की आयु और वधू ने 18 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो। जब तक कि दोनों पक्षकारों में से हर एक को शासित करने वाली रूढ़ि या प्रथा से उन दोनों के बीच विवाह अनुज्ञात न हो,
वे प्रतिष्ठित नातेदारी की डिग्रियों के भीतर न हो, जब तक कि दोनों पक्षकारों में से हर एक को शासित करने वाली रूढ़ी या प्रथा से उन दोनों के बीच विवाह अनुज्ञात न हो। वे एक दूसरे के सपिंड न हो। वी वी 4x लोपित। 6 एक्स 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 लोपल। 7 हिंदू विवाह के लिए कर्मकांड। 1 हिंदू विवाह उसके पक्षकारों में से किसी को भी रूढ़िगत रीतियों और कर्मकांड के अनुसार अनुष्ठापित किया जा सकेगा। 2 जहाँ की ऐसी रीतियां और कर्मकांड के अंतर्गत सप्तपदी अर्थात अग्नि के समक्ष वर और वधू द्वारा संयुक्ततः 7 पद चलना आदि हो, वहाँ विवाह पूर्ण और आबद्धकर तब होता है जब 7वां पद चल लिया जाता है। 8 हिंदू विवाह का रजिस्ट्रीकरण। 1 राज्य सरकार हिंदू विवाहों का साबित किया जाना सुका करने के प्रयोजन से ऐसे नियम बना सकेगी जो यह उपबंधित करे कि ऐसे किसी विवाह के पक्षकार अपने विवाह से संबद्ध विशिष्टों को इस प्रयोजन के लिए रखे गए हिंदू विवाह रजिस्टर में ऐसी रीति में और ऐसी शर्तें के अध्ययन जैसी कि विहित की आए प्रविष्ट करा सकेंगे। 2 उपधारा 1 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी यदि राज्य सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है तो वह यह उपबंध कर सकेगी कि उपधारा 1 में निर्दिष्ट विशिष्टियों की प्रविष्ट किया जाना उस राज्य में या उसके किसी भाग विशेष में, चाहे सभी दशाओं में, चाहे ऐसी दशाओं में जो विनिर्दिष्ट की जाएं, आवश्यक होगा और जहाँ की कोई ऐसा निर्देश निकाला गया हो, वहाँ उस निमित्त बनाए गए किसी नियम का उल्लंघन करने वाला व्यक्ति जुर्माने से, जो कि 25 रुपये तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा। 3 इस धारा के अधीन बनाए गए सभी नियम बनाए जाने के पश्चात यथाशीघ्र राज्य विधानमंडल के समक्ष रखे जाएंगे। 4 हिंदू विवाह रजिस्टर निरीक्षण के लिए सभी युक्तियुक्त समय पर खुला रहेगा और अपने में अंतर्विष्ट कथनी के साक्ष्य के तौर पर ग्राह्य होगा लता उसमें से प्रताड़ित उद्धरण आवेदन करने और रजिस्ट्रार को विहित फीस का संदाय करने पर उसके द्वारा दिए जाएंगे। 5 इस धारा में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी ऐसी प्रविष्टि करने में हुआ लोप किसी हिंदू विवाह की विधिमान्यता पर प्रभाव न डालेगा। दाम्पत्य अधिकारी का प्रत्यास्थापन और न्यायिक पृथक्करण। 9 दाम्पत्य अधिकारों का प्रत्यास्थापन जबकि पति या पत्नी ने अपने को दूसरे के साहचर्य से किसी युक्तियुक्त प्रतिहेतु के बिना प्रत्यायित कर लिया हो, तब व्यथित पक्षकार दाम्पत्य अधिकारों के प्रत्यास्थापन के लिए जिला न्यायालय में अर्जी द्वारा आवेदन कर सकेगा और न्यायालय ऐसी अर्जी में किए गए कथनों के सत्य के बारे में तथा इस बात के बारे में कि इसके लिए कोई वैध आधार नहीं है कि आवेदन मंजूर क्या न कर लिया जाए, अपना समाधान हो जाने पर दाम्पत्य अधिकारों का प्रत्यास्थापन डिक्री कर सकेगी। स्पष्टीकरण जहां ये प्रश्न उठता है कि क्या साहचर्य के प्रत्याहरण के लिए युक्तियुक्त प्रतिहेतु है, वहां युक्तियुक्त प्रतिहेतु साबित करने का भार उस व्यक्ति पर होगा जिसने साहचर्य से प्रत्याहरण किया है। 10 न्यायिक पृथक्करण। 1 विवाह का कोई पक्षकार, चाहे वह विवाह इस अधिनियम के प्रारंभ के पूर्व या पश्चात अनुष्ठापित हुआ हो, धारा 13 की उपधारा 1 में विनिर्दिष्ट किसी आधार पर और पत्नी की दशा में उपधारा की उपधारा 2 में विनिर्दिष्ट किसी आधार पर भी, जिस पर विवाह विच्छेद के लिए अर्जी पेश की जा सकती थी, न्यायिक पृथक्करण की डिक्री के लिए प्रार्थना करते हुए अर्जी पेश कर सकेगा। 2 जहां की न्यायिक पृथक्करण की डिक्री पारित हो गई हो, वहां अर्जीदार पर इस बात की बाध्यता न होगी कि वह प्रत्यर्थी के साथ सहवास करे, किंतु दोनों पक्षकारों में से किसी भी अर्जी द्वारा आवेदन करने पर तथा ऐसी अर्जी में किए गए कथनों की सत्यता के बारे में अपना समाधान हो जाने पर न्यायालय, यदि वह ऐसा करना न्यायसंगत और युक्तियुक्त समझे तो, डिक्री को विखंडित कर सकेगा।
विवाह की अकृतता और विवाह विच्छेद। 11 शून्य विवाह इस अधिनियम के प्रारंभ के पश्चात अनुष्ठापित कोई भी विवाह, यदि वह धारा 5 के खंड I, एव और वी में विनिर्दिष्ट शर्तों में से किसी एक का भी उल्लंघन करता हो तो अकृत और शून्य होगा, और विवाह के किसी पक्षकार द्वारा दूसरे पक्षकार के विरुद्ध उपस्थापित अर्जी पर अकृतता की डिक्री द्वारा ऐसा घोषित किया जा सकेगा। 12 शून्यकरीन 1 कोई भी विवाह वह इस अधिनियम के प्रारंभ के चाहे पूर्व अनुष्ठापित हुआ हो चाहे पश्चात, निम्नलिखित आधारों में से किसी पर भी शून्यकरणीय होगा और अकुलता की डिक्री द्वारा बालित किया जा सकेगा। क कि प्रत्यर्थी की नपुंसकता के कारण विवाहोत्तर संभोग नहीं हुआ है, या ख कि विवाह धारा 5 के खंड ई में विनिर्दिष्ट शर्तों का उल्लंघन करता है, या ग कि अर्जीदार की संपत्ति या जहां की धारा 5 जिस रूप में बाल विवाह अवरोध संशोधन अधिनियम 1978 के प्रारंभ के ठीक पूर्व विद्यमान थी, स्वरूप में उसके अधीन अर्जीदार के विवाहार्य संरक्षक की सम्मति अपेक्षित हो, वहां ऐसे संरक्षक की सम्मति बल प्रयोग द्वारा या कर्मकांड की तात्विक तथ्य या परिस्थिति के बारे में कपट द्वारा अभिप्राप्त की गई थी, या घ कि प्रत्यर्थी विवाह के समय अर्जीदार से भिन्न किसी व्यक्ति द्वारा गर्भवती थी। 2 उपधारा 1 में किसी बात के होते हुए भी विवाह के बातिलीकरण की कोई अर्जी उपधारा 1 के खंड क ग में विनिर्दिष्ट आधार पर ग्रहण न की जाएगी। ये 2 1 अर्जी यथास्थिति बल प्रयोग के प्रवर्तनहीन हो जाने या कपट का पता चल जाने के एकाधिक वर्ष के पश्चात दी जाए, या 11 अर्जीदार यथास्थिति बल प्रयोग के प्रवर्तनहीन हो जाने के या कपट का पत्ता जल जाने के पश्चात विवाह के दूसरे पक्षकार के साथ अपनी पूर्ण सम्मति से पति या पत्नी के रूप से रहा या रही है। ह उपधारा 1 के खंड घ में विनिर्दिष्ट आधार पर तब तक ग्रहण न की जाएगी जब तक कि न्यायालय का ये समाधान न हो जाए कि 1 अर्जीदार विवाह के समय अभिकथित तथ्यों से अनभिज्ञ था। 11 कार्यवाही इस अधिनियम के प्रारंभ के पूर्व अनुष्ठापित विवाह की दशा में, ऐसे प्रारंभ के 1 वर्ष के भीतर और ऐसे प्रारंभ के पश्चात अनुष्ठापित विवाहों की दशा में विवाह की तारीख से 1 वर्ष के भीतर संस्थित की गई, और उक्त आधार के अस्तित्व का अर्जीदार को पता चलने के समय से अर्जीदार की सम्मति से कि वैवाहिक संभोग नहीं हुआ है। 13 विवाह विच्छेद 1 कोई भी विवाह वह इस अधिनियम के प्रारंभ के चाहे पूर्व अनुष्ठापित हुआ हो चाहे पश्चात पति अथवा पत्नी द्वारा उपस्थापित अर्जी पर विवाह विच्छेद की डिक्री द्वारा इस आधार पर विघटित किया जा सकेगा कि 1 दूसरे पक्षकार ने विवाह के अनुष्ठापन के पश्चात अपने पति या अपनी पत्नी से भिन्न किसी व्यक्ति के साथ स्वेच्छा मैथुन किया है, या क दूसरे पक्षकार ने विवाह के अनुष्ठापन के पश्चात अपने अर्जीदार के साथ क्रूरता का व्यवहार किया है, या ख दूसरे पक्षकार ने अर्जी के पेश किए जाने के अव्यवहित पूर्व कम से कम 2 वर्ष की निरंतर कालावधि भर अर्जीदार को अभित्यक्त रखा है, या 11 दूसरा पक्षकार अन्य असाध्य रूप से विकृत चित रहा है अथवा निरंतर या आंतरिक रूप से इस प्रकार के और इस हद तक मानसिक विकार से पीड़ित रहा है कि अर्जीदार से युक्तियुक्त रूप से यह आशा नहीं की जा सकती है कि वह प्रत्यर्थी के साथ रहे। स्पष्टीकरण क इस खंड में मानसिक विकार पद से मानसिक बीमारी, मस्तिष्क का संरोध या अपूर्ण विकास, मनोवृत्ति या मस्तिष्क का कोई अन्य विकार या निश्चितता अभिप्रेत है, और इसके अंतर्गत विखंडित मनस्ता भी है। ख
मनोविकृति पद से मस्तिष्क का दीर्घ स्थायी विकार या निःशक्तता, चाहे इस समय बुद्धि की असामान्यता हो या नहीं, अभिप्रेत है जिसके परिणामस्वरूप दूसरे पक्षकार का आचरण असामान्य रूप से आक्रामक या गंभीर रूप से अनुत्तरदायी हो जाता है, और चाहे उसके लिए चिकित्सीय उपचार अपेक्षित हो या नहीं, अथवा ऐसा उपचार किया जा सकता हो या नहीं, या एव हुए और असाध्य कुष्ठ से पीड़ित रहा है, या बी संचारी रूप से रतिज रोग से पीड़ित रहा है, या वी दूसरा पक्षकार किसी धार्मिक पंथ के अनुसार प्रप्रज्ञा ग्रहण कर चुका है, या वी दूसरा पक्षकार जीवित है या नहीं इसके बारे में 7 वर्ष या उससे अधिक की कालावधि के भीतर उन्होंने कुछ नहीं सुना है, जिन्होंने उसके बारे में यदि वह पक्षकार जीवित होता तो स्वाभाविकतः सुना होता। स्पष्टीकरण इस उपधारा में अभित्यजन पद से विवाह के दूसरे पक्षकार द्वारा अर्जीदार का ऐसा अभित्यजन अभिप्रेत है जो युक्तियुक्त कारण के बिना और ऐसे पक्षकार की सम्मति के बिना या इच्छा के विरुद्ध हो, और इसके अंतर्गत विवाह के दूसरे पक्षकार द्वारा जानबूझकर अर्जीदार की उपेक्षा करना भी है, और इस पद के व्याकरणिक रूप भेदों तथा सजातीय पर्दा के अर्थ तदनुसार लगाए जाएंगे। एक का विवाह का कोई भी पक्षकार, विवाह इस अधिनियम के प्रारंभ के चाहे पूर्व अनुष्ठापित हुआ हो चाहे पश्चात विवाह विच्छेद की डिक्री द्वारा विवाह के विघटन के लिए इस आधार पर भी अर्जी उपस्थापित कर सकेगा। एक की ऐसी कार्यवाही में पारित जिसके उस विवाह के पक्षकार थे, न्यायिक पृथक्करण की डिक्री के कारण के पश्चात 1 वर्ष या उससे ऊपर की कालावधि भर उन पक्षकार के बीच सहवास का कोई पुनरारंभ नहीं हुआ है, या 11 की ऐसी कार्यवाही में पारित जिसके उस विवाह के पक्षकार थे, दाम्पत्याधिकार के प्रत्यास्थापन की डिक्री के पश्चात 1 वर्ष या उससे ऊपर की कालावधि भर उन पक्षकारों के बीच दाम्पत्याधिकारों का कोई प्रत्यास्थापन नहीं हुआ है। 2 पत्नी विवाह विच्छेद की डिक्री द्वारा अपने विवाह के विघटन के लिए इस आधार पर भी अर्जी उपस्थापित कर सकेगी। कि इस अधिनियम के प्रारंभ के पूर्व अनुष्ठापित विवाह की दशा में पति ने ऐसे प्रारंभ के पूर्व फिर विवाह कर लिया था कि अर्जीदार के विवाह के अनुष्ठापन के समय पति की कोई ऐसी दूसरी पत्नी जीवित थी जिसके साथ उसका विवाह ऐसे प्रारंभ के पूर्व हुआ था, परंतु ये तब जबकि दोनों दशाओं में दूसरी पत्नी अर्जी के उपस्थापन के समय जीवित हो। चलो भी कि पति विवाह के अनुष्ठापन के पश्चात बलात्संग, गुदामैथुन या पशुगमन का दोषी रहा है। चलो भी कि हिंदू दत्तक तथा भरण पोषण अधिनियम 1956 का 78 की धारा 18 के अधीन वाद में या दंड प्रक्रिया संहिता 1973 का 2 की धारा 125 के अधीन या दंड प्रक्रिया संहिता 1898 की 5 की तत्समान धारा 488 के अधीन कार्यवाही में पत्नी को भरण पोषण दिलवाने के लिए पति के विरुद्ध यथास्थिति डिक्री या आदेश इस बात के होते हुए भी पारित किया गया है कि वह अलग रहती थी, और ऐसी डिक्री या आदेश के पारित किए जाने के समय से 1 वर्ष या उससे ऊपर की कालावधि भर पक्षकारों के बीच सहवास का पुनरारंभ नहीं हुआ है। कि उसका विवाह चाहे विवाहोत्तर संभोग हुआ हो या नहीं, उसको 15 वर्ष की आयु हो जाने के पूर्व अनुष्ठापित किया गया था, और उसने 15 वर्ष की आयु प्राप्त करने के पश्चात किंतु 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने के पूर्व विवाह का निराकरण कर दिया है। स्पष्टीकरण ये खंड उस विवाह को भी लागू होगा जो विवाह विधि संशोधन अधिनियम 1976 का 68 के प्रारंभ के पूर्व या उसके पश्चात अनुष्ठापित किया गया है।
13 का विवाह विच्छेद की कार्यवाहियों में प्रत्यर्थी को वैकल्पिक अनुतोष इस अधिनियम के अधीन किसी कार्यवाही में विवाह विच्छेद की डिक्री द्वारा विवाह के विघटन के लिए अर्जी पर, उस दशा को छोड़कर जिसमें अर्जी धारा 13 की उपधारा 1 के खंड ई, बी और बी में वर्णित आधारों पर है। यदि न्यायालय मामले की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए यह न्यायसंगत समझता है तो वह विवाह विच्छेद की डिक्री के बजाय न्यायिक पृथक्करण के लिए डिक्री पारित कर सकेगा। 13 ख पारस्परिक संपत्ति के विवाह विच्छेद 1 इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए ये है कि विवाह के दोनों पक्षकार मिलकर विवाह विच्छेद की डिक्री द्वारा विवाह विघटन के लिए अर्जी, चाहे ऐसा विवाह विधि संशोधन अधिनियम 1976 के प्रारंभ पूर्व या उसके पश्चात अनुष्ठापित किया गया हो, जिला न्यायालय में इस आधार पर पेश कर सकेंगे कि वे 1 वर्ष या उससे अधिक समय से अलग अलग ये रह रहे हैं और वे एक साथ नहीं रह सके हैं तथा वे सब बात के लिए परस्पर सहमत हो गए हैं कि विवाह का विघटन कर दिया जाना चाहिए। 2 उपधारा 1 में निर्दिष्ट अर्जी के पेश किए जाने की तारीख से 6 मास के पश्चात और उस तारीख से 18 मास के पूर्व दोनों पक्षकारों को सुनने के पश्चात और ऐसी जांच करने के पश्चात जो ये ठीक समझे, अपना ये समाधान कर लेने पर कि विवाह अनुष्ठापित हुआ है और अर्जी में किए गए प्रकथन सही है, ये घोषणा करते हुए विवाह विच्छेद की डिक्री पारित करेगा कि विवाह डिक्री की तारीख से विघटित हो जाएगा। 14 विवाह से 1 वर्ष भीतर विवाह विच्छेद के लिए की अर्जी उपस्थापित न की जाएगी। 1 इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी कोई भी न्यायालय विवाह विच्छेद की डिक्री द्वारा विवाह के विघटन की कोई अर्जी ग्रहण करने के लिए तब तक सक्षम न होगा जब तक कि विवाह की तारीख से उस अर्जी के पेश किए जाने की तारीख तक 1 वर्ष बीत न चुका हो। परंतु न्यायालय उन नियमों के अनुसार किए गए आवेदन पर, जो उच्च न्यायालय द्वारा इस निमित्त बनाए जाएं, किसी अर्जी का विवाह की तारीख से 1 वर्ष बीतने के पूर्व भी इस आधार पर उपस्थापित किया जाना अनुज्ञात कर सकेगा कि मामला अर्जीदार के लिए असाधारण कष्ट का है या प्रत्यार्थी की असाधारण दुराचारित से युक्त है। किंतु यदि अर्जी की सुनवाई के समय न्यायालय को ये प्रतीत हो कि अर्जीदार ने अर्जी को उपस्थापित करने की इजाजत किसी दुर्व्यपदेशन या मामले की प्रकृति के प्रच्छादन द्वारा अभिप्रदत्त की थी तो वह डिक्री देने की दशा में इस शर्त के अध्ययन डिक्री दे सकेगा कि डिक्री जब तक सप्रभाव न होगी जब तक कि विवाह की तारीख से 1 वर्ष का अवसान न हो जाए अथवा उस अर्जी को ऐसी किसी अर्जी पर कोई प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना खारिज कर सकेगा जो उक्त 1 वर्ष के अपारल के पश्चात उन्हीं या सार्थः उन्हीं तथ्यों पर दी जाए जो ऐसे खारिज की गई अर्जी के समर्थन में अभिकथित किए गए थे। 2 विवाह की तारीख से 1 वर्ष के अवसान से पूर्व विवाह विच्छेद की अर्जी उपस्थापित करने की इजाजत के लिए इस धारा के अधीन किए गए किसी आवेदन का निपटारा करने में न्यायालय उस विवाह से उत्पन्न किसी अपत्य के हितों पर तथा इस बात पर ध्यान रखेगा कि पक्षकारों के बीच उक्त 1 वर्ष के अवसान से पूर्व मेल मिलाप की कोई युक्तियुक्त संभाव्यता है या नहीं। 15 कब विवाह विच्छेद प्राप्त व्यक्ति पुनः विवाह कर सकेंगे जबकि विवाह विच्छेद की डिक्री द्वारा विवाह विघटित कर दिया गया हो और या तो डिक्री के विरुद्ध के अपील करने का कोई अधिकार ही न हो या यदि अपील का ऐसा अधिकार हो तो अपील करने के समय का ऐसा अधिकार हो तो अपील करने के समय का कोई अपील उपस्थापित हुए बिना अवसान हो गया हो या अपील की गई हो किंतु खारिज कर दी गई हो तब विवाह के किसी पक्षकार के लिए पुनः विवाह करना विधिपूर्ण होगा। 16 शून्य और शून्य करणीय विवाहों के अपीलों की धर्मैचता 1 इस बात के होते हुए भी कि विवाह धारा -11 के अधीन अकृत और शून्य है, ऐसे विवाह का ऐसा अपत्य धर्मज होगा
जो विवाह के विधिमान्य होने की दशा में धर्मज होता, चाहे ऐसे अपत्य का जन्म विवाह विधि संशोधन अधिनियम 1976 के प्रारंभ से पर्व या उसके पश्चात हुआ हो, और चाहे उस विवाह के संबंध में अकृतता की डिक्री इस अधिनियम के अधीन मंजूर की गई हो या नहीं, चाहे वह विवाह इस अधिनियम के अधीन अर्जी से भिन्न आधार पर शून्य अभिनिर्धारित किया गया हो या नहीं। 2. जहां धारा 12 के अधीन शून्य करणीय विवाह के संबंध में अकृतता की डिक्री मंजूर की जाती है, वहां डिक्री की जाने से पूर्व जनित या गर्भाहित ऐसा कोई अपत्य, जो यदि विवाह डिक्री की तारीख को अकृत किए जाने की बजाय विघटित कर दिया गया होता तो विवाह के पक्षकारों का धर्मज अपत्य होता, अकृतता की डिक्री होते हुए भी उनका अपत्य समझा जाएगा। 3. उपधारा 1 या उपधारा 2 की किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि वह ऐसे विवाह के किसी ऐसे अपत्य को, जो अकृत और शून्य है या जिसे धारा 12 के अधीन अकृतता की बिक्री द्वारा अकृत किया गया है, उसके माता पिता से भिन्न किसी व्यक्ति की संपत्ति में ये संपत्ति के लिए कोई अधिकार किसी ऐसी दशा में प्रदान करती है जिसमें कि यदि यह अधिनियम पारित न किया गया होता तो वह अपने माता पिता का धर्मज अपत्य न होने के कारण ऐसा कोई अधिकार रखने या अर्जित करने में असमर्थ होता है। 17. विधविवाह के लिए दंड यदि इस अधिनियम के प्रारंभ के पश्चात दो हिंदुओं के बीच अनुष्ठापित किसी विवाह की तारीख पर ऐसे विवाह के किसी पक्षकार का पति या पत्नी जीवित था या थी तो ऐसा विवाह शून्य होगा, और भारतीय दंड संहिता 1860 का 45 की धारा 494 और 495 के उपबंध उस अनुसार लागू होंगे। 18. हिंदू विवाह की कतिपय अन्य शर्तों के उल्लंघन के लिए दंड हर व्यक्ति जो अपना कोई ऐसा विवाह उपाप्य करेगा जो धारा 5 के खंड 3, 4 और 5 के विनिर्दिष्ट शर्तों के उल्लंघन में इस अधिनियम के अधीन अनुष्ठापित किया गया होगा। धारा 5 के खंड 3 में विनिर्दिष्ट शर्त के उल्लंघन की दशा में सश्रम कारावास से जिसकी अवधि 2 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से जो 1 लाख रुपए तक का हो सकेगी या जुर्माने से जो 1 लाख रुपए तक का हो सकेगा, अथवा दोनों से। अधिकारिता और प्रक्रिया 19. वह न्यायालय जिसमें अर्जी उपस्थापित की जाएगी इस अधिनियम के अधीन हर अर्जी उस जिला न्यायालय के समक्ष पेश की जाएगी जिसकी मामूली आरंभिक सिविल अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के अंदर 1. विवाह का अनुष्ठान हुआ था। 2. प्रत्यर्थी अर्जी के पेश किए जाने के समय निवास करता है, या 3. निवास के पक्षकारों ने अंतिम बार एक साथ निवास किया था, या तारांकन पत्नी के अर्जीदार की स्थिति में अर्जी प्रस्तुत करने के दिनांक को जहां वह निवास करती है, या 4. अर्जीदार के अर्जी पेश किए जाने के समय निवास कर रहा है, यह ऐसे मामले में जिसमें प्रत्यर्थी उस समय ऐसे राज्य क्षेत्र के बाहर निवास कर रहा है जिस पर इस अधिनियम का विस्तार है, अथवा वह जीवित है या नहीं इसके बारे में 7 वर्ष या उससे अधिक की कालावधि के भीतर उन्होंने कुछ नहीं सुना है, जिन्होंने उसके बारे में यदि वह जीवित होता तो स्वाभाविकतया सुना होता। 20. अर्जियां की अंतर्वस्तु और सत्यापन 1. इस धारा के अधीन उपस्थापित हर अर्जी उन तथ्यों को जिन पर अनुतोष का दावा आधारित हो इतने स्पष्ट तौर पर कथित करेगी जितना उस मामले की प्रकृति अनुज्ञात करे, और धारा 11 के अधीन अर्जी के छोड़कर ऐसी हर अर्जी यह भी कथित करेगी कि अर्जीदार और विवाह के दूसरे पक्ष के बीच कोई दुस्संधि नहीं है। 2. इस अधिनियम के अधीन दी जाने वाली हर अर्जी में अंतर्विष्ट कथन वादपत्रों के सत्यापन के लिए विधि द्वारा अपेक्षित रीति के अर्जीदार या अन्य समक्ष व्यक्ति द्वारा सत्यापित किए जाएंगे और सुनवाई के समय साक्ष्य के रूप में ग्राह्य होंगे।
21 1908 के अधिनियम संख्यक 5 का लागू होना। इस अधिनियम में अंतर्विष्ट अन्य उपबंधों के और उन नियमों के जो उच्च न्यायालय इस निमित्त बनाए। अध्ययन यह है कि इस अधिनियम के अधीन सब कार्यवाहियों जहां तक हो सकेगा सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 द्वारा विनियमित होगी। 21 कुछ मामलों में अर्जियों को अंतरित करने की शक्ति 1 जहां क इस अधिनियम के अधीन कोई अर्जी अधिकारिता रखने वाले जिला न्यायालय में विवाह के किसी पक्षकार द्वारा धारा 10 के अधीन न्यायिक पृथक्करण की डिक्री के लिए धारा 13 के अधीन विवाह विच्छेद की डिक्री के लिए प्रार्थना करते हुए पेश की गई है, और ख उसके पश्चात इस अधिनियम के अधीन कोई दूसरी अर्जी विवाह के दूसरे पक्षकार द्वारा किसी आधार पर धारा 10 के अधीन न्यायिक पृथक्करण की डिक्री के लिए या धारा 13 के अधीन विवाह विच्छेद की डिक्री के लिए प्रार्थना करते हुए, चाहे उसी जिला न्यायालय में अथवा उसी राज्य के या किसी भिन्न राज्य के किसी भिन्न जिला न्यायालय में पेश की गई है, वहां ऐसी अर्जियों के संबंध में उपधारा 2 में विनिर्दिष्ट रीति से कार्यवाही की जाएगी। 2 ऐसे मामले में जिसे उपधारा 1 लागू होती है। क यदि ऐसी अर्जियों का एक ही जिला न्यायालय में पेश की जाती है तो दोनों अर्जियों का विचारण और उनकी सुनवाई उस जिला न्यायालय द्वारा एक साथ की जाएगी। ख यदि ऐसी अर्जियां भिन्न भिन्न जिला न्यायालयों में पेश की जाती है तो बाद वाली पेश की गई अर्जी उस जिला न्यायालय को अंतरित की जाएगी जिसमें पहले वाली अर्जी पेश की गई थी, और दोनों अर्जियों की सुनवाई और उनका निपटारा उस जिला न्यायालय द्वारा एक साथ किया जाएगा जिसमें पहले वाली अर्जी पेश की गई थी। 3 ऐसे मामले में जिसे उपधारा 2 का खंड ख लागू होता है, यथास्थिति वह न्यायालय या सरकार जो किसी वाद या कार्यवाही को उस जिला न्यायालय से जिसमें वाद अर्जी पेश की गई है, उस न्यायालय को जिसमें पहले वाली अर्जी लंबित है, अंतरित करने के लिए सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के 5 के अधीन सक्षम है, ऐसी बाद वाली अर्जी का अंतरण करने के लिए अपनी शक्तियों का वैसे ही प्रयोग करेगी मानो वह उक्त संहिता के अधीन ऐसा करने के लिए सशक्त की गई है। 21 ख इस अधिनियम के अधीन अर्जियों के विचारण और निपटारे से संबंधित विशेष उपबंध 1 इस अधिनियम के अधीन अर्जी का विचारण, जहां तक कि न्याय के हित से संगत रहते हुए उस विचारण के बारे में साध्य हो, दिन प्रतिदिन तब तक निरंतर चालू रहेगा जब तक कि वह समाप्त न हो जाए, किंतु उस दशा में आवश्यक समझे जो लेखबद्ध किए जाएंगे। 2 इस अधिनियम के अधीन रह अर्जी का विचारण जहां तक संभव हो शीघ्र किया जाएगा और प्रत्यर्थी पर अर्जी की सूचना की तामील होने की तारीख से 6 मास के अंदर विचारण समाप्त करने का प्रयास किया जाएगा। 3 इस अधिनियम के अधीन हर अपील की सुनवाई जहां तक संभव हो शीघ्र की जाएगी और प्रत्यर्थी पर अपील की सूचना की तामील होने की तारीख से 3 मास के अंदर सुनवाई समाप्त करने का प्रयास किया जाएगा। 21 दस्तावेजी साक्ष्य किसी अधिनियमिति में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी यह है कि इस अधिनियम के अधीन अर्जी के विचारण को किसी कार्यवाही में कोई दस्तावेज साक्ष्य में इस आधार पर अग्राह्य नहीं होगी कि वह सम्यक रूप स्टाम्पित या रजिस्ट्रीकृत नहीं है। 22 कार्यवाहियों का बंद कमरे में होना और उन्हें मुद्रित या प्रकाशित न किया जाना। 1 इस अधिनियम के अधीन हर कार्यवाही बंद कमरे में की जाएगी और किसी व्यक्ति के लिए ऐसी किसी कार्यवाही के संबंध में किसी बात को मुद्रित या प्रकाशित करना विधिपूर्ण नहीं होगा, किंतु उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय के उस निर्णय को छोड़कर जो उस न्यायालय की पूर्व अनुज्ञा से मुद्रित या प्रकाशित किया गया है। 2 यदि कोई व्यक्ति उपधारा 1 के उपबंधों के उल्लंघन में कोई बात मुद्रित या प्रकाशित करेगा तो वह जुर्माने से, जो 1000 रुपये तक हो सकेगा,
दंडनीय होगा। 23 कार्यवाहियों में डिक्री 1 यदि इस अधिनियम के अधीन होने वाली किसी कार्यवाही में, चाहे उसमें प्रतिरक्षा की गई हो या नहीं, न्यायालय का समाधान हो जाएगी। क अनुतोष अनुदत्त करने के आधारों में से कोई न कोई आधार विद्यमान है और अर्जीदार उन मामलों को छोड़कर, जिनमें उसके द्वारा धारा 5 के खंड ई के उपखंड क उपखंड ख या उपखंड ग में विनिर्दिष्ट आधार पर अनुतोष चाहा गया है, अनुतोष के प्रयोजन से अपने ही दोष या निर्योग्यता का किसी प्रकार फायदा नहीं उठा रहा या उठा रही है, और ख जहाँ की अर्जी का आधार धारा 13 की उपधारा 1 के खंड 1 में विनिर्दिष्ट आधार हो, वहां न तो अर्जीदार परिवादित कार्य या कार्यों का किसी प्रकार से उपसाधक रहा है और न उसने उनका मौनानुमोदन या उपमर्शन किया है, अथवा जहाँ की अर्जी का आधार क्रूरता हो, वहां अर्जीदार ने उस क्रूरता का किसी प्रकार उपमर्शन नहीं किया है, और ख जब विवाह विच्छेद पारस्परिक संपत्ति के आधार पर चाहा गया है और ऐसे सम्मति बल, कपट या असम्यक असर द्वारा अभिप्राप्त नहीं की गई है, और ग अर्जी जो धारा 11 के अधीन पेश की गई अर्जी नहीं है, प्रत्यर्थी के साथ दुस्संधि करके उपस्थापित या अभियोजित नहीं की जाती है, और घ कार्यवाही संस्थित करने के लिए कोई अन्य वैध आधार नहीं है, तो ऐसी ही दशा में, किंतु अन्यथा नहीं, न्यायालय अनुसार ऐसा अनुतोष डिक्री कर देगा। 2 इस अधिनियम के अधीन कोई अनुतोष अनुदत्त करने के लिए अग्रसर होने के पूर्व यह न्यायालय का प्रथमतः कर्तव्य होगा कि वह ऐसी हर दशा में, जहाँ की मामले की प्रकृति और परिस्थितियों से संगत रहते हुए ऐसा करना संभव हो, पक्षकारों के बीच मेल मिलाप कराने का पूर्ण प्रयास करे। परंतु इस उपधारा की कोई बात किसी ऐसी कार्यवाही को लागू नहीं होगी जिसमें धारा 13 की उपधारा 1 के खंड 1 खंड ई खंड एव खंड बी या खंड बी में विनिर्दिष्ट आधारों में से किसी आधार पर अनुतोष चाहा गया है। 3 ऐसा मेल मिलाप कराने में न्यायालय की सहायता के प्रयोजन के लिए न्यायालय, यदि पक्षकार ऐसा चाहे तो, या यदि न्यायालय ऐसा करना न्यायसंगत और उचित समझे तो, कार्यवाहियों को 15 दिन से अनाधिक युक्त कालावधि के लिए स्थगित कर सकेगा, और उस मामले को पक्षकारों द्वारा इस निमित्त नामित करने में असफल रहते हैं तो न्यायालय द्वारा नाम निर्देशित किसी व्यक्ति को इन निर्देशों के साथ निर्देशित कर सकेगा कि वह न्यायालय को इस बारे में रिपोर्ट दे सकेगा कि वह न्यायालय को इस बारे में रिपोर्ट दे कि मेल मिलाप कराया जा सकता है या नहीं तथा करा दिया गया है या नहीं, और न्यायालय कार्यवाही का निपटारा करने में ऐसी रिपोर्ट को सम्यक रूप में ध्यान में रखेगा। 4 ऐसे हर मामले में विवाह का विघटन विवाह विच्छेद द्वारा होता है, डिक्री पारित करने वाला न्यायालय हर पक्षकार को उसकी प्रति मुफ्त देगा। 23 का विवाह विच्छेद और अन्य कार्यवाहियों में प्रत्यर्थी को अनुतोष विवाह विच्छेद या न्यायिक पृथक्करण या दाम्पत्य अधिकारों के त्यास्थापन के लिए किसी कार्यवाही में प्रत्यर्थी अर्जीदार के जारकर्म, क्रूरता या अभित्यजन के आधार पर चाहे गए अनुतोष का न केवल विरोध कर सकेगा बल्कि वह उस आधार पर इस अधिनियम के अधीन किसी अनुतोष के लिए प्रतिदावा भी कर सकेगा, और यदि अर्जीदार का जारकर्म क्रूरता या अभित्यजन साबित हो जाता है तो न्यायालय प्रत्यर्थी को इस अधिनियम के अधीन कोई ऐसा अनुतोष दे सकेगा जिसके लिए वह उस दशा में हकदार होता या होती जिसमें उसने उस आधार पर ऐसे अनुतोष की मांग करते हुए अर्जी उपस्थापित की होती। 24 वाद लंबित रहते भरण पोषण और कार्यवाहियों के व्यय जहाँ की इस अधिनियम के अधीन के होने वाली किसी कार्यवाही में न्यायालय को ये प्रतीत हो कि यथास्थिति
पति या पत्नी की ऐसी कोई स्वतंत्र राय नहीं है जो उसके संभाल और कार्यवाही के आवश्यक व्ययों के लिए पर्याप्त हो। वहाँ वह पति या पत्नी के आवेदन पर प्रत्यर्थी को यह आदेश दे सकेगा कि वह अर्जीदार को कार्यवाही में होने वाले व्यय तथा कार्यवाही के दौरान में प्रतिमास ऐसी दशा संदत्त करे जो अर्जीदार की अपनी आय तथा प्रत्यर्थी की आय को देखते हुए न्यायालय को युक्तियुक्त प्रतीत हो। परंतु कार्यवाही का व्यय और कार्यवाही के दौरान की ऐसी मासिक राशि के भुगतान के लिए के आवेदन को यथासंभव पत्नी या पति जैसी स्थिति हो पर नोटिस की तामील से 60 दिनों में निपटाएंगे। 25 स्थायी निर्वाहिका और भरण पोषण। भरण पोषण संपत्ति पर भार द्वारा प्रतिभूत किया जा सकेगा। 1 इस अधिनियम के अधीन अधिकारिता को प्रयोग कर रहा कोई भी न्यायालय विधि पारित करने के समय या उसके पश्चात किसी भी समय यथास्थिति पति या पत्नी द्वारा इस प्रयोजन से किए गए आवेदन पर यह आदेश दे सकेगा कि प्रत्यर्थी उसके और संभाल के लिए ऐसी कुल राशि या ऐसी मासिक अथवा कालिक राशि जो प्रत्यर्थी की अपनी आय और अन्य संपत्ति को, यदि कोई हो, आवेदक या आवेदिका की आय और अन्य संपत्ति को यदि कोई हो, आवेदक या आवेदिका की आय और अन्य संपत्ति को तथा पक्षकारों के आचरण और मामले की अन्य परिस्थितियों को देखते हुए न्यायालय के न्यायसंगत प्रतीत हो, आवेदक या आवेदिका के जीवन काल से अनधिक अवधि के लिए संदत्त करे और ऐसा कोई भी संदाय यदि यह करना आवश्यक हो तो प्रत्यर्थी की स्थावर। 2 यदि न्यायालय का समाधान हो जाए कि उसके उपधारा 1 के अधीन आदेश करने के पश्चात पक्षकारों में से किसी भी परिस्थितियों में तब्दीली हो गई है, तो वह किसी भी पक्षकार की प्रेरणा पर ऐसी रीति से जो न्यायालय को न्यायसंगत प्रतीत हो ऐसे किसी आदेश में फेरफार कर सकेगा या उसे उपांतरित अथवा विखंडित कर सकेगा। 3 यदि न्यायालय का समाधान हो जाए कि उस पक्षकार ने जिसके पक्ष में इस धारा के अधीन कोई आदेश किया गया है, पुनर्विवाह कर लिया है या यदि ऐसा पक्षकार पत्नी है तो वह सतीव्रता नहीं रह गई है, या यदि ऐसा पक्षकार पति है तो उसने किसी स्त्री के साथ विवाह बाह्य मैथुन किया है, तो वह दूसरे पक्षकार की प्रेरणा पर ऐसे किसी आदेश को ऐसी रीति में न्यायालय न्यायसंगत समझे, परिवर्तित, उपांतरित या विखंडित कर सकेगा। 26 अपीलों की अभिरक्षा इस अधिनियम के अधीन होने वाली किसी भी कार्यवाही में न्यायालय अप्राप्त व्यय अपीलों की अभिरक्षा, भरण पोषण और शिक्षा के बारे में यथासंभव उनकी इच्छा के अनुकूल समय समय पर ऐसे आदेश पारित कर सकेगा और डिक्री में ऐसे आदेश पारित कर सकेगा और डिक्री में ऐसे उपबंध कर सकेगा जिन्हें वह न्यायसंगत और उचित समझे और डिक्री के पश्चात इस प्रयोजन से अर्जी द्वारा किए गए आवेदन पर ऐसे अपत्य की अभिरक्षा, भरण पोषण और शिक्षा के बारे में समय समय पर ऐसे आदेश और उपबंध कर सकेगा जो ऐसी डिक्री अभिप्राप्त करने की कार्यवाही के लंबित रहते ऐसी डिक्री या अंतरिम आदेश द्वारा किए जा सकते थे और न्यायालय पूर्वतन किए गए ऐसे किसी आदेश या उपबंध को समय समय पर प्रतिसात या निलंबित कर सकेगा अथवा उसमें फेरफार कर सकेगा। परंतु भरण पोषण और अवयस्क बालकों की शिक्षा संबंधित आवेदन लंबित कार्यवाही में ऐसी डिक्री प्राप्त करने के को यथासंभव प्रत्यर्थी पर नोटिस की तामील से 60 दिनों में निपटाएंगे। 27 संपत्ति का व्ययन इस अधिनियम के अधीन होने वाली किसी भी कार्यवाही न्यायालय ऐसी संपत्ति के बारे में दी गई हो और संयुक्त पति और पत्नी दोनों की हो, डिक्री में ऐसे उपबंध कर सकेगा जिन्हें वह न्यायसंगत और उचित समझे। 28 डिक्रियों और आदेशों की अपीलें 1 इस अधिनियम के अधीन किसी कार्यवाही में न्यायालय द्वारा दी गई सभी डिक्रियां उपधारा 3 के उपबंधों के अधीन रहते हुए उसी प्रकार अपीलनीय होंगी जैसे न्यायालय द्वारा अपनी आरंभिक सिविल अधिकारिता के प्रयोग में दी गई डिक्री अपीलनीय होती है,
और ऐसी हर अपील उस न्यायालय में होगी जिसमें उस न्यायालय द्वारा अपनी आरंभिक सिविल अधिकारिता के प्रयोग में किए गए विनिश्चयों की अपीलें सामान्यतः होती है। 2. धारा 25 या धारा 26 के अधीन किसी कार्यवाही में न्यायालय द्वारा किए गए आदेश, उपधारा 3 के उपबंधों के अधीन रहते हुए तभी अपीलनीय होंगे जब वे अंतरिम आदेश न हो, और ऐसी हर अपील उस न्यायालय में होगी जिसमें उस न्यायालय द्वारा अपनी आरंभिक सिविल अधिकारिता के प्रयोग में किए गए विनिश्चयों की अपीलें सामान्यतः होती है। 3. केवल खर्च के विषय में कोई अपील इस धारा के अधीन नहीं होगी। 4. इस धारा के अधीन हर अपील डिक्री या आदेश की तारीख से 90 दिन की कालावधि के अंदर की जाएगी। 28. क डिक्रियों और आदेशों का प्रवर्तन इस अधिनियम के अधीन किसी कार्यवाही में न्यायालय द्वारा दी गई सभी डिक्रियों और आदेशों का प्रवर्तन उसी प्रकार किया जाएगा जिस प्रकार उस न्यायालय द्वारा अपनी आरंभिक सिविल अधिकारिता के प्रयोग में दी गई डिक्रियों और आदेशों का तत्समय प्रवर्तन किया जाता है। उल्टाव और निरसन। 29 व्यावृत्तियां। 1. इस अधिनियम के प्रारंभ के पूर्व हिंदुओं के बीच अनुष्ठापित ऐसा विवाह जो अन्यथा विधिमान्य हो, केवल इस तथ्य के कारण अविधिमान्य या कभी अविधिमान्य रहा हुआ न समझा जाएगा कि उसके पक्षकार एक ही गोत्र या प्रवर के थे अथवा विभिन्न उपजातियों के थे। 2. इस अधिनियम में अंतर्विष्ट कोई भी बात रूढ़ि से मान्यता प्राप्त या किसी विशेष अधिनियमिति द्वारा प्रदत्त किसी ऐसे अधिकार पर प्रभाव डालने वाली न समझी जाएगी जो किसी हिंदू विवाह का वह इस अधिनियम के प्रारंभ के चाहे पूर्व अनुष्ठापित हुआ हो चाहे पश्चात विघटन अभिप्राप्त करने का अधिकार हो। 3. इस अधिनियम में अंतर्विष्ट कोई भी बात तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन होने वाली किसी ऐसी कार्यवाही पर प्रभाव न डालेगी जो किसी विवाह को बालित और शून्य घोषित करने के लिए या किसी विवाह को बालित अथवा विघटित करने के लिए या न्यायिक पृथक्करण के लिए हो, और ऐसी कोई भी कार्यवाही चलती रहेगी और निर्धारित की जाएगी मानो यह अधिनियम पारित ही न हुआ हो। 4. इस अधिनियम के अंतर्विष्ट कोई भी बात विशेष विवाह अधिनियम 1954 का 43 में अंतर्विष्ट किसी ऐसे उपबंध पर प्रभाव न डालेगी जो हिंदुओं के बीच उस अधिनियम के अधीन इस अधिनियम के प्रारंभ के चाहे पूर्व चाहे पश्चात अनुष्ठापित विवाहों के संबंध में हो। 30. निरसन रिपीलिंग एंड अमेंडिंग एक्ट 1960 का 58 की धारा 2 और प्रथम अनुसूची द्वारा निरस्त किया गया।